नमस्कार साथी, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। आज की इस वीडियो में हम वीडियो श्रृंखला जो हिंदी व्याकरण पर बना रहे हैं साथियों, उसका 15वां भाग लेकर आए हैं और 15 ही प्रश्न होने वाले हैं साथियों। और इसी वीडियो के साथ 300 प्रश्न कंप्लीट हो जाएंगे। तो 286 अंक पर जो हमारे पास प्रश्न है साथियों, कि कौन सा व्यंजन अल्पप्राण नहीं है। तो साथियों जहाँ पर बता देते हैं कि छ, ठीक है, ये दूसरे वर्ग में आता है व्यंजनों के, इसलिए ये अल्पप्राण नहीं बल्कि महाप्राण है। बाकी 3 जो हैं वो क्या है, अल्पप्राण है। ठीक है, अगला प्रश्न है साथियों, उसको पढ़ना भी बहुत अनिवार्य है। कौन सा निजवाचक सर्वनाम नहीं है? कौन सा निजवाचक सर्वनाम नहीं है साथियों? ये भी बहुत आसान प्रश्न है, इसका उत्तर आप लोग दीजिएगा। ठीक है, उत्तर आप जल्दी से कमेंट सेक्शन में दीजिए, कौन सा निजवाचक सर्वनाम नहीं है। ठीक है, तो एक जो है जहाँ पर निजवाचक नहीं है जरूर बताइएगा। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलते हैं साथियों। अगला प्रश्न भी काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है साथियों। 288 अंक पर आगत ध्वनियाँ या नवीन निर्मित ध्वनियाँ आदि से क्या तात्पर्य है? दोनों का अर्थ एक ही है साथियों। ठीक है, भ्रमित नहीं होना है कि नवीन निर्मित अलग हैं या आगत अलग हैं। आगत का मतलब जो अन्य भाषा से हिंदी में आई। ठीक है, नवीन निर्मित मतलब वही है। ठीक है, निर्वीन का मतलब नया होता है, जो नई ध्वनियाँ हैं, जहाँ पर इसका मतलब जहाँ यही है। लेकिन साथियों कोई अंतर नहीं है इन दोनों में। ठीक है, आगत और नवीन में। ओके, तो अगर हम विकल्प पढ़ें कि क्या तात्पर्य है नवीन निर्मित ध्वनियों और आगत ध्वनियों से, तो विकल्प पढ़ना बहुत जरूरी है। अंग्रेजी भाषा से आई ध्वनियाँ कहेंगे इनको, अरबी फारसी से हिंदी में आई ध्वनियाँ, हिंदी में संस्कृत से आई ध्वनियाँ, या दूसरा और तीसरा सही है। तो साथियों जी मैं उत्तर आपको मैं बता देता हूँ। इसमें ज़्यादातर बच्चे क्या करेंगे कि दूसरा और तीसरा सही कर लेंगे। नहीं, बिल्कुल नहीं। जो हिंदी में संस्कृत से शब्द आए थे ना, उनको तो तत्सम कहा जाता है। ठीक है ना, उनको हम आगत या नवीन निर्मित नहीं कहा जाता। तो साथ ही जहाँ पर जो विकल्प आएगा सही, वो आएगा दूसरा। अरबी और फारसी भाषा से जो ध्वनियाँ हिंदी में आई हैं, ठीक है, वो कैसी थी? जैसे जो, ठीक है, उसके नीचे नुक्ता लग गया, ग के नीचे नुक्ता लग गया, ठीक है, नुक्ता लग गया, क के नीचे नुक्ता लगा, फ के नीचे, ऐसी ध्वनियाँ हिंदी में। और साथियों एक स्वर भी ऐसा ही हिंदी में अभी प्रयुक्त होने लगा है। ठीक है, ऐसा आ और ओ के बीच में आता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं साथियों। ये प्रश्न हमने पहले भी पूछा था, लेकिन क्लियर नहीं हुआ इसका उत्तर। काफ़ी सारे साथियों को बता देते हैं। निम्नलिखित कौन सी ध्वनियाँ संस्कृत में नहीं है? तो साथियों आपको बता देते हैं, ये जो व्यंजन है ना, इनको द्विगुण कहा जाता है, द्विगुण। तो ये जो व्यंजन है नए आए हैं हिंदी में, ये संस्कृत में नहीं है। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है साथी 290 अंक पर कि प और फ का उच्चारण स्थान क्या है? तो साथी बता देते हैं, प और फ का ओष्ठ है, ये तो आपको पता ही होगा। होठों के स्पर्श करने से ही वायु जो बाहर निकलती है तो इनका उच्चारण होता है। ठीक है साथियों, आगे चलते हैं। साथियों अगला प्रश्न 291 अंक पर कि द्रव्यवाचक और समूहवाचक संज्ञा को किस मुख्य संज्ञा के अंतर्गत रखा जाता है? ठीक है, तो व्यक्तिवाचक, स्थानवाचक, जातिवाचक या भाववाचक। साथियों ये आपको मैं होमवर्क दे रहा हूँ, कमेंट सेक्शन में लिख मारिए इसका उत्तर। साथियों 292 अंक पर जो हमारे पास प्रश्न है, जिन शब्दों में प्रयोग के अनुसार कोई परिवर्तन नहीं आता, प्रयोग के अनुसार कोई परिवर्तन नहीं आता, उनको क्या कहते हैं? अव्यय, माफ़ करिएगा, जहाँ पर अविकारी आना है साथियों, अधिकारी, ये हमारी गलती है, मिसप्रिंट हो जाता है कई बार। ठीक है, अविकारी। ठीक है साथियों, जहाँ पर अविकारी है, तो पहला है अव्यय, दूसरा है अविकारी, तीसरा है समुच्चय बोधक, चौथा है उपरोक्त सभी। तो साथियों जो सही उत्तर आएगा वो आएगा उपरोक्त सभी। साथियों ये आप परिभाषा पढ़िए जरा, जिन शब्दों में प्रयोग के अनुसार कोई परिवर्तन नहीं आता। जब कोई शब्द लिखा जाता है तो उसमें कोई परिवर्तन नहीं आता है। ठीक है, तो आपको बता देते हैं, जो संज्ञा शब्द होते हैं, जैसे कि समझ लो कि हमने ममता लिखा है ना, ममता शब्द लिखा, तो ममता से ममतव्य भी बन सकता है, बन सकता है ना साथियों। तो यही तो कह रहा हूँ, वो बदल गया, इसलिए वो क्या हो गया, विकारी शब्द हो गया। जे वाला संज्ञा शब्द है, ठीक है, जे वाला, इसमें परिवर्तन हो गया। लेकिन पूछा क्या गया है साथियों, पहले मैं ये सही कर लेता हूँ जहाँ अविकारी है। ठीक है, पूछा गया है कि जिनको जो शब्दों को यदि हम लिखें तो
प्रयोग जब किया जाता है वाक्य में, उस उनको लिखने पर या प्रयोग करने में कोई परिवर्तन नहीं आता। तो साथियों ये परिभाषा अव्यय की ही है, अव्यय, ठीक है, जिनको अभिकारी शब्द भी कहा जाता है। और समुच्चय बोधक तो अव्यय में ही आता है। अगर जहाँ पर ऑप्शन क्रिया विशेषण होता, संबंध बोधक होता, तो वो भी ऑप्शन सही होता। ठीक है साथियों, विस्मय बोधक होता है, निपात होता, वो भी सही होता। इसलिए यहाँ पर विकल्प जो था बिल्कुल सही है। ठीक है साथियों, और ये भ्रमित नहीं होना है कि ये परिभाषा ऐसी है, प्रयोग के अनुसार कोई परिवर्तन नहीं होता। ठीक है, जिन शब्दों में प्रयोग के अनुसार कोई परिवर्तन नहीं होता, ऐसी परिभाषा भी आ जाए तो आप अव्यय या अभिकारी शब्द पर ही टिक करेंगे। लेकिन यदि ये लिखा होता कि परिवर्तन होता है, तब विकारी शब्द पर टिक करना था आपने, और जा संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण या क्रिया, ऐसे शब्दों पर आपने टिक करना है। ठीक है साथियों, और अव्यय की परिभाषा एक और भी है, लिंग वचन कारक के आने पर भी कोई परिवर्तन जब नहीं होता है शब्द में, तो उसे अव्यय कहते हैं। ठीक है साथियों, अगला 293 अंक पर जो प्रश्न है, अरे वह रातों रात अमीर हो गया, वाक्य में कौन सा भाव है? घृणा सूचक, हर्ष सूचक, आश्चर्य सूचक, शोक सूचक? तो साथियों बिल्कुल आश्चर्य सूचक आएगा, क्योंकि आश्चर्य है इसमें। ठीक है, और विस्मयादि बोधक चिन्ह है इसमें। ठीक है, माफ़ करेगा, विस्मयादि बोधक चिन्ह तो है ही, और विस्मयादि बोधक वाक्य भी है। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलते हैं साथियों। 294 अंक पर जो प्रश्न है साथियों, उसको देख लेते हैं। भुलक्कड़ शब्द में मौजूद मूल शब्द कौन सा है? साथियों हम ना अक्सर यही गलती करते हैं कि हम प्रत्यय को पढ़ते रह जाते हैं। मूल शब्द निकालना होता है, प्रत्यय नहीं निकालना है। ठीक है, अभी देखो इसमें जो विकल्प हैं उसमें बहुत सारे शब्द प्रत्यय दिए गए हैं। जे प्रत्यय है, ठीक है, जे भी कहीं ना कहीं प्रत्यय लग रहा है, ये ऐसा मतलब भ्रमित कर दिया जाता है। हम प्रत्यय निकाल देते हैं, हम प्रत्यय पर टिक कर देंगे ये मूल है। नहीं, मूल शब्द होता है। जैसे कि समझ लीजिए भुलक्कड़, भुलक्कड़ में भूल शब्द जो है ये मूल है। ठीक है साथियों, भूल जमा अक्कड़ लगा है। ठीक है, भूल जमा अक्कड़, तो इसलिए अक्कड़ जो है जहाँ पर, वो क्या हो गया साथियों, वो है यहाँ पर प्रत्यय, और भूल शब्द मूल शब्द है। ठीक है, आगे चलते हैं साथियों। 295 अंक पर पहुंच चुके हैं अभी हम। थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। जी हाँ साथियों, अभी क्लियर दिखाई दे रहा है। तो 295 अंक पर पहुंच चुके हैं। कौन सा मत गलत है? ध्यान से देखिएगा साथियों इस प्रश्न को। कौन सा मत गलत है? पहला ऑप्शन है, तदित प्रत्यय संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण आदि शब्दों के पीछे लगते हैं, तब जाकर वो नए शब्द बनते हैं। ये बिल्कुल सही है साथियों। गलत की पहचान करनी, पहले सही देख लेते हैं। कृदिंत प्रत्यय क्रिया के मूल शब्दों के साथ लगते हैं, ये भी बिल्कुल सही है साथियों। क्रिया के आधार पर वाक्य के 3 भेद हैं, क्रिया के आधार पर वाक्य के 3 भेद हैं, कृत्यवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य। ये भी बिल्कुल सही है साथियों। ठीक है, अर्थ के आधार पर वाक्य के 3 भेद हैं, ये गलत है। यही तो चुनाव करना है साथियों। अर्थ के आधार पर 8 भेद होते हैं। जैसे कौन कौन से? प्रश्नवाचक, संदेहवाचक, ठीक है, इस प्रकार से संदेहवाचक, प्रश्नवाचक, विधानवाचक, निषेधवाचक, आज्ञावाचक। ठीक है, इस प्रकार के 8 पद होते हैं साथियों। 8 भेद होते हैं। अर्थ के आधार पर, क्रिया के आधार पर 3 भेद, और रचना के आधार पर, जिसमें सरल, संयुक्त और मिश्रित वाक्य होते हैं, उसको रचना के आधार पर वाक्य भेद कहा जाता है साथियों। तो वो 3 प्रकार के होते हैं रचना के आधार पर वाक्य भेद, ये भी हमने बता दिया। तो सही क्या है इस यहाँ पर? ऑप्शन जे। गलत का ही तो चुनाव करने के लिए बोला था साथियों, तो गलत यही है तो है। ठीक है, चित्त को शांत करके, रिलैक्स करके सुन रहे हैं कि नहीं सुन रहे साथियों आप? ठीक है, मेरी बात को ध्यान देकर सुनना है आपने बिल्कुल, नहीं तो सिलेक्शन रुक सकता है आपका। आगे साथी 296 अंक पर जो प्रश्न है इसको देख लेते हैं। विराम चिन्ह के स्थान पर माफ करिएगा, दोबारा से पढ़ते हैं। विराम चिन्ह के संबंध में कौन सा मत गलत है? विराम चिन्ह साथी थोड़ा बहुत आना चाहिए, हालांकि ईटीटी सेकंड पेपर के सिलेबस में नहीं है, लेकिन मास्टर कैडर के हिसाब से भी प्रश्न बनाए हैं मैंने, तो फिर भी ईटीटी वाले भी देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। विराम चिन्ह का नाम जो है वो सही दिया है कि नहीं, जे बराबर बोलते हैं ना इसको साथियों, इसको हिंदी में बोलते हैं, शुद्ध हिंदी में समता सूचक चिन्ह। ये बिल्कुल सही है। ठीक, गलत का चुनाव करना हमने साथियों। आगे तीसरे को देख लेते हैं, दूसरे को बाद में देखते हैं। ठीक है, तीसरा क्या है? उदाहरण चिन्ह। ठीक है, ये भी बिल्कुल सही है। अभी साथियों देखिए, जब हमने किसी पंक्ति जो मैंने पंक्ति लिख दी, समझ लो, जहाँ पर कोई पंक्ति लिख दी, इमेजिन करिए, जब किसी पंक्ति को
इन्वर्टेड कोमा में रखना है ना साथियों, तो उद्धरण चिन्ह लगता है, दोहरा उद्धरण चिन्ह। ठीक है, जहाँ पर उद्धरण चिन्ह लिख दिया बिल्कुल सही है। ये चिन्ह का जवाब बिल्कुल सही है, इसको यही बोला जाता है। लेकिन इसको दोहरा उद्धरण चिन्ह भी कहते हैं। जब किसी पंक्ति को हमने रखना होता है ना इन्वर्टेड कोमा में, तो उसको बोलते हैं दोहरा उद्धरण चिन्ह के बीच में आई पंक्ति। ठीक है, लेकिन जब हम किसी पुस्तक को रखेंगे, किसी पुस्तक का नाम, किसी व्यक्ति के नाम को, तो एकल उद्धरण चिन्ह लगाते हैं, मतलब एक उद्धरण चिन्ह, जिसको सिंगल इन्वर्टेड कोमा भी कहते हैं। ठीक है, ये याद रखना है। ये मैंने ऐसे ही आपको बता दिया, इंपॉर्टेंट जानकारी है ये भी। ठीक है, तो पहला भी सही, गलत का चुनाव करना, पहला भी सही है, तीसरा भी सही है। अभी साथियों ये वाला, ये विवरण चिन्ह होता है। ठीक है, ये भी सही है। अभी ये ब्रैकेट है। ठीक है, ब्रैकेट में कोई चीज़ रखते हैं ना हम, कोई शब्द रखते हैं, तो जो पूर्णता सूचक नहीं आएगा। पहली बात तो ये पूर्णता सूचक चिन्ह जो कतई ही नहीं आएगा, ऐसा कोई शब्द होता ही नहीं। ठीक है, तो ऐसा कोई विराम चिन्ह होता ही नहीं, पूर्णता सूचक चिन्ह। तो पूर्ण विराम होता है वो अलग चीज़ है, पूर्णता सूचक चिन्ह नहीं होता है। तो जहाँ पर विराम, जहाँ पर जो माफ़ करेगा, जो ब्रैकेट है, इंग्लिश में ब्रैकेट बोलते हैं ऐसे चिन्ह को, लेकिन हिंदी में बोलते हैं कोष्ठक। ठीक है, ये तो आपको पता ही होगा यदि आपने हिंदी बारीकी से पढ़ी है। ठीक है, तो अगले प्रश्न में चलते साथियों। ये प्रश्न भी काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो शब्द है 297 अंक पर पहुंच चुके हैं। शब्द युग्म का सही अर्थ बताना है, मध्य और मध्यम। ये साथियों आपको होमवर्क दे रहा हूँ, क्योंकि हम भी पढ़ा रहे हैं, आप भी पढ़िए अपने आप से। जब खुद रिसर्च करेंगे, खुद ढूंढेंगे, तो आपको लंबे समय तक याद रहेगा। ठीक है साथियों, अगले प्रश्न पर चले। जो सही उत्तर सबसे ज़्यादा देगा और सबसे पहले देगा, उसका उत्तर हम पिन कर देंगे अपने कमेंट सेक्शन में, सबसे ऊपर उसी का उत्तर लहराएगा। ठीक है, 298 अंक पर पहुंच चुके हैं। कामदेव का पर्यायवाची जो नहीं है, कामदेव का कौन सा नहीं है, कौन सा नहीं है साथियों? तो आपको बता देता हूँ कि जो मुकुंद है ये नहीं है, बाकी 3 शब्द कामदेव के लिए ही प्रयुक्त होते हैं। कामदेव शब्द के लिए मनोज, पंचशर, अनंग, और मुकुंद किसके लिए प्रयोग होता है? वो कृष्ण के लिए प्रयोग किया जाता है। कृष्ण के बहुत सारे नाम है साथियों, उनमें से मुकुंद भी है। ठीक है, तो अभी साथियों जो प्रश्न मैं रख रहा हूँ आपके सामने, ये प्रश्न, ठीक है, ये प्रश्न देखिए आप। अचार, गमला, पपीता, कमीज, मेज आदि शब्द किस भाषा से हिंदी में आए? फारसी, तुर्की, पुर्तगाली, फ्रेंच। तो साथियों ये सभी शब्द जो हैं वो पुर्तगाली भाषा से हिंदी में प्रयोग होते रहे, क्योंकि पुर्तगालियों ने भी हमारे देश पर राज किया है एक हिस्सा, चाहे वो पाडुचेरी हो, चाहे वो गोवा हो। ठीक है ना, तो बहुत सारे शब्द उनकी भाषा से भी हिंदी में आ चुके हैं। ठीक है, तो अगले प्रश्न पे चलते साथियों। ये प्रश्न का उत्तर आपने देना है। रचना के आधार पर शब्द भेद जो नहीं है, रचना के आधार पर जो शब्द भेद नहीं है, रूढ़, यौगिक, योग रूढ़, यथार्थक। ये होमवर्क दीजिए, आपको उत्तर पता होगा, मुझे मालूम है, क्योंकि बहुत आसान प्रश्न है। 300 प्रश्न साथियों हमारे हो गए यहाँ पर कंप्लीट। ठीक है, तो अगली वीडियोज़ में हम बहुत जल्दी लाने की कोशिश करेंगे। तब तक अपना ध्यान रखिए। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद, सुरक्षित रहें।